कॉपी पेन उठा लीजिए और तैयार हो जाइए। भी हैं। तो चलिए एक सवाल से इस सफर की शुरुआत करते हैं। जिस प्रदेश को आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था, तो फिर इसकी पहचान कैसे बनी? इसका नाम, इसकी राजधानी, इसके प्रतीक चिन्ह, ये सब कैसे तय हुए? और क्यों तय हुए ये भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं इसके नामकरण के इतिहास से। ये टाइमलाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ये नोट्स में देखें तो 1836 में इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। काफी सीधा साधा नाम है, मतलब बस दिशा के आधार पर। हाँ बिल्कुल, लगता है जैसे किसी अफसर ने नक्शे पर एक इलाका खींचकर उसका नाम रख दिया हो। बहुत ही प्रशासनिक सा। सही बात है, ये ब्रिटिश भारत का नक्शा था जहां नाम संस्कृति या इतिहास से नहीं बल्कि दिशा और प्रशासन की सहूलियत से तय होते थे। फिर 1877 में इसमें आगरा और अवध भी जुड़ गया। अच्छा, तो नाम और लंबा हो गया होगा। हाँ, ये हो गया उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा एवं अवध। मतलब जैसे किसी के नाम के साथ उसका पूरा पता जोड़ दिया गया हो। हाँ बिल्कुल, ये दरअसल प्रशासनिक विलय को दिखाता है। अवध का पूरी तरह से विलय हो चुका था और अब उसे आधिकारिक नाम में जगह देना जरूरी था। और फिर यहाँ से चीजें दिलचस्प होनी शुरू होती हैं। 1902 में जी, नाम को थोड़ा सुधारा गया और ये बना आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। यहाँ पहली बार संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंसेस शब्द आया। ये एक बड़ा बदलाव था। हाँ, सिर्फ दिशा बताने वाले नाम से हटकर एक ऐसी पहचान की तरफ बढ़ना जो जुड़ने या एकजुट होने का संकेत दे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। संयुक्त शब्द का आना महज एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था, ये उस दौर की राजनीति को भी दर्शाता है। अच्छा। हाँ, धीरे धीरे एक एकीकृत राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई की चेतना बन रही थी। और फिर 1937 में, जो एक बहुत महत्वपूर्ण साल है, नाम को और सरल कर दिया गया। सिर्फ संयुक्त प्रांत। जी, सिर्फ संयुक्त प्रांत। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि संयुक्त प्रांत नाम कब से प्रभावी हुआ। और आखिरकार आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 को इसे वो नाम मिला जिससे हम आज इसे जानते हैं, उत्तर प्रदेश। एकदम सही। और इसीलिए तो अब इसी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक तरह से राज्य के आधुनिक अवतार का जन्मदिन है। वाह, एक प्रांत से प्रदेश बनने का सफर है। बिल्कुल, एक ऐसा क्षेत्र जिसकी अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान है। तो जैसे जैसे नाम बदला वैसे वैसे सत्ता का केंद्र यानी राजधानी भी बदलती रही। ये भी एक कमाल की कहानी है। नोट्स में इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक दी है। APL, क्रिकेट के IPL की तरह। APL, अच्छा। A से आगरा, P से प्रयागराज और L से लखनऊ। पर सवाल ये है कि ये बदलाव हुए क्यों? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये बदलाव सिर्फ शहरों का बदलना नहीं बल्कि सत्ता की प्रकृति का बदलना था। A यानी आगरा 1836 से वो मुगलिया सल्तनत की विरासत थी। अच्छा, तो अंग्रेजों ने उसी पुराने शक्ति केंद्र को अपना लिया। हाँ, शुरुआत में उनके लिए वही सबसे आसान था। लेकिन फिर 1858 में राजधानी प्रयागराज चली गई। ये साल तो 1857 की क्रांति के ठीक बाद का है। इसका कोई सीधा कनेक्शन है? अरे सीधा कनेक्शन है, ये बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं था। 1857 के गदर ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था। तो उन्हें एक ज्यादा सुरक्षित जगह चाहिए थी। सुरक्षित भी और रणनीतिक रूप से बेहतर भी, जहाँ से गंगा के रास्ते पूरे उत्तर भारत पर नजर रखी जा सके। प्रयागराज, जिसे तब इलाहाबाद कहते थे, इन सभी पैमानों पर खरा उतरता था। वो ब्रिटिश सत्ता का नया मजबूत गढ़ बना। और फिर L यानी लखनऊ 1921 में आंशिक और 1935 से पूरी तरह से राजधानी बन गया। ये बदलाव क्यों हुआ? प्रयागराज तो ब्रिटिश सत्ता का केंद्र था ही। यहाँ राजनीति और संस्कृति का खेल है। 20वीं सदी की शुरुआत में राष्ट्रवाद तेज हो रहा था। लखनऊ सिर्फ एक शहर नहीं था, वो अवध की तहजीब का केंद्र था। बिल्कुल, वो नवाबी तहजीब, कला और एक तरह से उस पुरानी भारतीय शान का प्रतीक था। लखनऊ को राजधानी बनाना एक तरह से उस सांस्कृतिक पहचान को वापस मुख्य धारा में लाने और स्थानीय अभिजात वर्ग को साधने की एक राजनीतिक कोशिश थी। वाह, तो ये APL का सफर असल में मुगल विरासत से ब्रिटिश प्रशासनिक मजबूती और फिर वापस सांस्कृतिक राजनीतिक केंद्र की ओर लौटने की कहानी है। अब ये ट्रिक सिर्फ रटने की चीज नहीं रही। सही बात है। चलिए अब पहचान की इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और राज्य के प्रतीकों पर आते हैं। ये वो सवाल हैं जो सीधे सीधे एक नंबर दिलाते हैं। हाँ, ये तो जरूर याद होने चाहिए। राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय वृक्ष अशोक और राजकीय पुष्प पलाश, जिसे जंगल की आग भी कहते हैं। हाँ, ये एक लिस्ट की तरह लग सकते हैं पर इनके पीछे भी कोई वजह होगी। जरूर है। जैसे बारहसिंघा, जिसे स्वैम्प डियर भी कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की खास पहचान है। अच्छा। सारस क्रेन की जोड़ी हमेशा साथ रहती है, जो वफादारी और पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक है। और पलाश, जब ये खिलता है तो पूरा जंगल सिंदूरी हो जाता है। ये ऊर्जा और जीवन का प्रतीक है।
तो ये प्रतीक सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये प्रदेश की प्रकृति और संस्कृति का सार हैं। बिल्कुल। इन सब में राजकीय चिन्ह सबसे ज्यादा दिलचस्प है। नोट्स में बताया गया है कि ये 1938 में स्वीकृत हुआ। एक वृत्त में 2 मछलियां और एक तीर धनुष। जी। मछलियां और तीर धनुष का एक साथ होना, इसका क्या मतलब है? ये चिन्ह अपने आप में उत्तर प्रदेश की आत्मा है। 2 मछलियां अवध के नवाबों का शाही प्रतीक थीं, जो मुस्लिम शासन की विरासत को दर्शाती हैं। और तीर धनुष? वही तीर धनुष भगवान राम का प्रतीक है, जिनका सीधा संबंध अयोध्या से है, यानी सनातन परंपरा की विरासत। अरे वाह। 1938 का साल सोचिए। देश में आजादी की लड़ाई चरम पर है, सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ रहा है। ऐसे माहौल में एक ऐसा चिन्ह अपनाना जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शासकों की विरासत को बराबर का सम्मान दिया गया हो, ये गंगा जमुनी तहजीब का एक बहुत शक्तिशाली बयान।